यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से 2020 MCQs की सीरीज चलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। सारे प्रश्न नीमी PDF से लिए गए हैं। इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी DC गणित से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो 21 नंबर है। क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, यानी किसी भी DC जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो क्यों लेमिनेटेड होता है। ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करें, घर्षण हानि को कम करें, हिस्टैरिसीस हानि को कम करें या भंवर धारा हानि को कम करें। तो जो ताम्र हानि होती है वो लोड पे डिपेंड करती है। जैसे आपके जनरेटर का लोड घटता और बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग जो ताम्र हानि होती है वो भी बढ़ती घटती रहती है। अब देख लेते हैं घर्षण हानि। कोई भी मटेरियल जब एयर के संपर्क में आता है तो उस समय घर्षण हानि होती है, तो यहाँ बी विकल्प भी नहीं सही है। हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि क्यों होता है? हिस्टैरिसीस हानि इसलिए होता है कि जो लौह पदार्थ होते हैं उनके अणु जब आपस में टकराते हैं तो टकराने की वजह से एक हीट उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। उसी ऊर्जा को ही हम हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। तो आपका सी विकल्प भी नहीं सही है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, भंवर धारा हानियों को कम करें। अब भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, यानी पतली परत बना करके आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। आर्मेचर का निर्माण आर्मेचर कोर से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? ऑप्शन है आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं या आर्मेचर का तापमान कम करें। तो सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए। आप जानते हैं कि जब प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। तो यहाँ पे है आर्मेचर प्रतिरोध, यानी आर्मेचर का जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो आर्मेचर ड्रॉप भी बढ़ेगा, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। अगला प्रश्न देखते हैं। DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? ऑप्शन है ब्रूस को कम नुकसान से बचाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, और नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेटर अतिभार से बचाने के लिए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है? तो देखिए DC जनरेटर को अगर आप उल्टा चला देंगे तो फील्ड में धारा की दिशा बदल जाती है। जब धारा की दिशा बदल जाएगी तो पहले से जो अवशिष्ट चुंबकत्व बना रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। यही आपका सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। बड़े DC जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े DC जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज DC जनरेटर। ऑप्शन है अधिक लोड कनेक्शन करें, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। देखिए ये जो ऑप्शन है आपका ये सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसका जो जनरेटर में प्रयोग करते हैं वो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, क्योंकि ये क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करता है। 25 नंबर देखते हैं। DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण? DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण? ऑप्शन है ढीले ब्रश संयोजन,
आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर है, या प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, तो फील्ड प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम रहना चाहिए, तभी डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करेगा। यानी एक लिमिट में आपका प्रतिरोध होना चाहिए, एक निर्धारित प्रतिरोध होना चाहिए। अगर निर्धारित प्रतिरोध से अधिक अगर हो जाएगा बाइंडिंग का प्रतिरोध, तो वोल्टेज निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसलिए नहीं होगा कि वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? तो जब आर्मेचर के समानांतर में फील्ड को जोड़ा जाता है तो उस जनरेटर का नाम होता है शंट जनरेटर। तो कुछ इस तरह का शंट जनरेटर का चित्र होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है एयर गैप को कम करें, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, चुंबकीय हानियों को कम करें, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो पहली क्लास में हमने बताया था कि पोल स्विच का 2 कार्य है। पहला कार्य है फील्ड वाइंडिंग को थामे रखता है, नीचे सरकने नहीं देता है, और दूसरा कार्य है एयर गैप में फ्लक्स को एक समान रूप से आर्मेचर के सतहों पे फैलाना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? ऑप्शन है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, रेटेड की तुलना में वोल्टेज बढ़ता है। यानी रेटेड वोल्टेज की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। तो स्प्लिट रिंग का कार्य है धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्प्लिट रिंग जो होता है उसके द्वारा ही कम्यूटेटर का निर्माण होता है। तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है? धारा को एक दिशा में परिवर्तित करना, यानी धारा को डीसी में बदलना। आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी धारा उत्पन्न होती है और उस एसी धारा को कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक डीसी में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। सही उत्तर दीजिए। तो डीसी जनरेटर में ब्रश के रूप में हम 2 ही मटेरियल को यूज में लेते हैं। पहला जो हमारा मटेरियल होता है वो कार्बन है और दूसरा कॉपर है। बड़े जनरेटर के लिए हम कॉपर का ब्रश यूज करते हैं, लेकिन छोटे जनरेटर में ब्रश के रूप में कार्बन को हम यूज करते हैं, ठीक, और ग्रेफाइट भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन और ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? ऑप्शन है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चल रहा है, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। जब जनरेटर को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी कारणवश अगर उसे चला देते हैं तो अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, या ज़्यादा करंट अगर दे दें तब भी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की दिशा बदल देने से, यानी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित पोल कोर, आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब पोल में फ्लक्स बनता है
तो एयर के माध्यम से वो आर्मेचर कोर पे आके टकराता है। यानी इसका मतलब कि जब फ्लक्स आर्मेचर कोर पर जाके टकराएगा तब आपका चुंबकीय सर्किट पूरा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्मेचर कोर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाता है, या शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो देखिए, जब वोल्टेज का निर्माण होता है तो सबसे पहले आपको वोल्टेज मिलता है E0, यानी जब कोई लॉस नहीं होता है तो E0 मिलता है। इसके बाद थोड़ा सा लॉस होता है तो आपको मिलता है बैक EMF, यानी बैक EMF और नो लोड पर जो वोल्टेज होता है उसके बीच में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को हम कहते हैं आर्मेचर ड्रॉप। यानी आर्मेचर ड्रॉप कब होता है? जब आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण। अब प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो देखिए, लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए शंट जनरेटर का उपयोग नहीं होता है और श्रेणी जनरेटर का उपयोग नहीं होता है। अब आपका बचा दो ऑप्शन। तो देखिए, विभेदी यौगिक जो जनरेटर होता है उसमें वोल्टेज बहुत कम मिलता है। वोल्टेज इसलिए कम मिलता है कि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड एक दूसरे का अपोज करते हैं। तो जब अपोज करेंगे तो वोल्टेज जाहिर सी बात है कम मिलेगा। कंडक्टर से फ्लक्स कम कटेंगे तो वोल्टेज कम ही बनेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही नहीं होगा। तो सही ऑप्शन डी होगा, संचयी यौगिक जनरेटर। तो संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग अब लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्रश को बार बार बदलने के लिए, समय समय पर मशीन को गर्म करना, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। सही ऑप्शन क्या है बताइए। तो डीसी जनरेटर का इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बनाने के लिए हमें ये चेक करना है कि कहीं से इंसुलेशन में नमी तो नहीं है। यदि नमी है तो हम क्या करेंगे? गर्म हवा देंगे। गर्म हवा देंगे तो जो नमी रहेगी वो कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो देखिए, डीसी जनरेटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड दो तरह के होते हैं, शंट जनरेटर और श्रेणी जनरेटर। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका पहला शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर। और ऑप्शन नंबर आपका डी है अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में पहले से अवशिष्ट चुंबकत्व होता है और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया। आपका एक शंट होता है और सीरीज होता है और कंपाउंड भी उसी के श्रेणी में ही आता है। तो तीनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर। अलग से उत्तेजित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बाहर से हम सप्लाई देते हैं और उसको उत्तेजित करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है वो वोल्टेज कम देता है। आपका वोल्टेज देता है कम और करंट देता है ज़्यादा। करंट देता है आपका ज़्यादा। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए आपको करंट ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज चाहिए कम। तो इसलिए विभेदी यौगिक जनरेटर का हम उपयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? कम धारा कम वोल्टेज, उच्च धारा कम वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज या उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो जो बाइंडिंग होती है वो डीसी जनरेटर में दो तरह से होती है।
पहली बाइंडिंग होती है लैप बाइंडिंग और दूसरी बाइंडिंग जो होती है वो होती है वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में वोल्टेज होता है लो और करंट होता है हाई, और वेव बाइंडिंग में वोल्टेज होता है हाई और करंट होता है लो। ठीक, तो यहाँ पूछा है वेव बाइंडिंग। तो वेव बाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है और करंट लो होता है, कम धारा और उच्च वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी होगा। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नियमित वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाना, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, धारा की दिशा आसानी से पलटना। जब कम्यूटेशन सही टाइम पे नहीं होता है तो धारा स्पार्क करता है, तो स्पार्क धारा न करे उसको रोकने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक, यानी सही समय पर धारा जब परिवर्तित नहीं होता है तो स्पार्किंग के रूप में वो स्पार्क करता है, तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि करंट रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाए। धारा दिशा का आसानी से पलटना, सही ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। डीसी जनरेटर में ठोस पोल स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो देखिए, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए यानी इसे कोई वास्ता नहीं, तांबे का नुकसान कम ज़्यादा वो बाइंडिंग में कितना तार लगता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व हम पोल स्विच ठोस कर देंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। रिलक्टेंस का मतलब होता है प्रतिष्ठंभ, यानी प्रतिष्ठंभ जो होता है चुंबकीय पथ में रुकावट पैदा करता है फ्लक्स को स्थापित होने में। आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ढलवा लोहा, नर्म लोहा, एल्यूमिनियम, रोल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, इसके बाद नर्म लोहे का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और ढलवा लोहे का भी प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा रोल्ड स्टील। तो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक को बनाने के लिए रोल्ड स्टील धातु का उपयोग किया जाता है। यदि आपको छोटे जनरेटर के लिए योक बनाना है तो आप ढलवा लोहे का बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा जनरेटर बनाना होगा तो आपको रोल्ड स्टील धातु का उपयोग करना होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।